हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 मार्च 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि तीस्ता रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कुशियारा रिवर को लेकर के। तो कुशियारा रिवर जो है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश कंट्री में एज ए डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर के रूप में फ्लो करती है। हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक बराक रिवर जो है वो फ्लो करती है। बराक रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक कुशियारा रिवर और एक सूरमा रिवर। और फिर आगे जाकर के ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो आपस में फिर से मर्ज हो जाती है। अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुशियारा रिवर के वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के एमओयू साइन हुआ है, जिसकी वजह से रिवर जो है वो न्यूज में बनी हुई थी। तो देखो, इस तरीके की स्मॉल स्मॉल रिवर जो है उनकी लोकेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में अगर हम यूपीएससी के ट्रेंड की बात करें तो यूपीएससी ने बहुत बार जो भी हमारी इंपोर्टेंट रिवर्स हैं उनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को लेकर के, साथ ही साथ में कौन सी रिवर जो है वो कहाँ से, एक ऑर्डर जो होता है मेन रिवर को ज्वाइन करने का, उनको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको जो भी हमारी इंपोर्टेंट रिवर्स हैं, जो भी स्मॉल रिवर जो न्यूज में बनी रहती है, उनकी लोकेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और देखो, जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है वो टीबी की एक ड्रग बना रही थी। और अभी क्या चाहती है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी कि ये जो एंटी टीबी ड्रग वो बना रहे थे, इसको लेकर के जो भी पेटेंट उनको मिला हुआ था उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। ओके, इस तरीके की पिटीशन उन्होंने लगाई गई थी कि पेटेंट जो है उनको फिर से दिया जाए, ताकि ये जो ड्रग जो है बेडा क्विनिन जो वो बना रहे थे वो सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ही बना पाई। लेकिन इसको लेकर के एक पिटीशन डाली गई कि इस तरीके से अगर एक ही कंपनी का डोमिनेंट इस पर रहेगा और अगर जेनेरिक ड्रग के रूप में इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाया तो सभी लोगों को इजीली अवेलेबिलिटी इस ड्रग की नहीं हो पाएगी। और जो हमने टीबी को एलिमिनेशन करने का जो हमने टारगेट लिया है उसको हम अब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस ड्रग का अगर हम प्राइस की बात करें ना, तो प्रेजेंट टाइम में इसका जो प्राइस है इस ड्रग का 6 मंथ के ट्रीटमेंट का जो प्राइस है वो है $400। ओके, तो एक नॉर्मल पर्सन जो है उसके लिए इसको अडॉप्ट करना और इसको रेगुलर करना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब जब इसका जेनेरिक प्रोडक्शन अगर होने लग जाता है तो इजीली गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू जो है ये सभी को अवेलेबल होने लग जाएगी और काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस जो है वो इस ड्रग का हो जाएगा। तो इंडिया ने इसको मना कर दिया है कि हम आपका जो पेटेंट राइट है वो आपको रेगुलर नहीं कर सकते हैं। और जुलाई के बाद में जेनेरिक प्रोसीजर के थ्रू जो है इस ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लग जाएगा, जिसके थ्रू जो बहुत सारे टीबी के पेशेंट्स हैं उनको इसकी इजीली अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ओके, क्योंकि इसकी वजह से, इस ड्रग की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ टीबी में देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें टीबी के एलिमिनेशन प्रोग्राम को लेकर के, तो देखो ग्लोबली टीबी को एलिमिनेट करने का जो टारगेट है वो है 2030। लेकिन इंडिया ने जो ग्लोबली टारगेट्स है उससे 5 साल पहले ही टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट लिया है। 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। इसको लेकर के इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम भी लॉन्च कर रखे हैं, जैसे कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो टीबी जो डिजीज होती है ना वो एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है। बहुत बार एग्जाम में, जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में साइंस को लेकर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं। जैसे 10th क्लास तक के साइंस में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर करंट अफेयर्स में कुछ न्यूज में है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरीके की जो डिजीज होती है ना वो बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, या फिर फंगई से होती है। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2-3 डिजीज के आपको नेम दे देंगे, इधर आपको
बैक्टीरिया, वायरस, इनका नेम दे देंगे कि किसकी वजह से हो रही है, फिर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो क्लियरली जो भी नॉर्मली डिजीज होती हैं आपको पता होना चाहिए कि किसकी वजह से जो है ये डिजीज हो रही है। और अगर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो कोविड, इसकी वजह से डिजीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी बनी हुई है। तो टीबी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट इंडिया ने लिया है 2025। इसको इस तरीके के जो डिजिट्स है ना, देखो प्रीलिम्स में तो आपको डाटा जो है वो याद होने चाहिए, और मेंस में क्या यूज़ होता है इन डाटा का, इनका आप अपने आंसर्स में यूज़ करो ताकि आपका जो आंसर है वो एक ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट होएगा। ओके, तो इस तरीके से जो भी ये बोला जाता है ना कि प्रीलिम्स में तो डाटा याद करने होते हैं, फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करने, अरे वही फैक्ट जो है वो आपको मेंस में राइट डाउन करना होता है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि जितना ज़रूरत है उतना मेंस में अपने आंसर में राइट डाउन करो उन फैक्ट्स को, ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स याद हैं तो फैक्ट्स ही फैक्ट्स भरती है। ओके, जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है ना उसको ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट आपको करना आना चाहिए, यही तो आंसर राइटिंग होती है। ओके, तो टीबी जो है वो एक डिजीज है और बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ये आपको पता होना चाहिए। टीबी का जो ट्रांसमिशन है वो पर्सन टू पर्सन होता है, इस तरीके का स्टेटमेंट भी दे दिया जाता है। जैसे कोई डिजीज जो है वो न्यूज़ में चल रही है, उसको लेकर के 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे कि बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है, पर्सन टू पर्सन जो है इसका वो देखने को मिलता है ट्रांसमिशन। तो एयर के थ्रू जो है पर्सन टू पर्सन टीबी का ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि कफ, स्नीज, स्पिट ये होते हैं तो इसके टीबी के जर्म्स एयर में चले जाते हैं, दूसरा पर्सन अगर उस अफेक्टेड एयर में आता है तो वो भी इससे इफेक्ट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि टीबी जो है वो ट्रीटेबल है, क्यूरेबल डिजीज है, मतलब इसको सही किया जा सकता है। ओके ओके, तो ये टीबी को लेकर के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल रिलेटेड है, यहाँ देखिए। तो तमिलनाडु जो स्टेट है उन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर के जो बिल है उसको रीअडॉप्ट किया है। तमिलनाडु में ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई बिल जो वहाँ के गवर्नर ने उनको दोबारा से भेजा है और उस बिल को उन्होंने दोबारा से अडॉप्ट किया हो। ओके, सेम इसी तरीके का प्रोसीजर जो है वो नीट के एग्जाम को लेकर के जो उन्होंने बिल पास किया था कि 12th बेसिस पर जो है वो MBBS सीट पर जो सीट जो है वो अलॉट होनी चाहिए, नीट का एग्जाम जो है वो नहीं होना चाहिए। इस तरीके का जो बिल है एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम नीट वाज रीअडॉप्टेड, गवर्नर ने वापस सेंड किया, उन्होंने दोबारा से फिर उसको अडॉप्ट किया, मतलब दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया। ओके, और यहाँ पर हम बात करेंगे गैम्बलिंग की कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या है, और प्रेजेंट टाइम में देखो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सबसे पहले आप एक बात समझिए कि यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको देखो जो ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेम्स इस तरीके के वर्ड्स, और आप यूट्यूब जो है वो आपके पास में स्मार्टफोन होगा, टीवी होगा, तो इस तरीके के जैसे कि पोकर, रमी, इस तरीके के जो गेम्स हैं इनके काफ़ी ज़्यादा ऐप जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। मतलब आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो इस तरीके के बहुत सारे जो हैं वो ऐप अवेलेबल हैं, और जो सेलिब्रिटी जो हैं वो भी इनका क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इनका प्रमोशन देखने को मिलता है। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया में लूडो गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा इसको खेल भी रहे हैं। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेम्स जो है इसको टारगेट करते हुए तमिलनाडु स्टेट जो है वो अपना काम कर रहा है कि इसको बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो टर्म्स जो हैं वो स्टेट लिस्ट में आती हैं। तो स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट जो है वो इनको लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। अब देखो बहुत सारे स्टेट ने इस तरीके के गेम्स को रेगुलेट करने के लिए कोशिश भी कर रखी है, और उन्होंने गेम्स ऑफ चांस एंड गेम्स ऑफ स्किल के नाम पे जो है वो डिफ्रेंशिएट इन गेम्स में कर रखा है। तो ऑनलाइन गेमिंग क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जो है किसी तरीके का कोई गेम खेला जा रहा है तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन गेमिंग। ये जो ऑनलाइन गेमिंग होते हैं इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली स्पोर्ट्स जो है वो खेला जाता है और इसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स जो हैं वो शामिल होते हैं, जैसे कि चेस खेला जा रहा हो। दूसरा होता है फैंटेसी स्पोर्ट्स। फैंटेसी स्पोर्ट्स में क्या होता है कि आपके जो रियल प्लेयर्स हैं, जैसे कि आप MPL क्रिकेट, इसमें आपने आपकी तरफ से जो भी आपकी टीम है वो आपने चूज की, फिर उन प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस रही उसके बेसिस पर जो है वो आप मैच जो है वो जीतते हो या फिर हारते हो।
थर्ड जो है टाइप होता है स्किल बेस्ड, आपकी जो स्किल है उसके बेसिस पर आपने गेम खेला। और फोर्थ होता है गैम्बलिंग। ओके, गैम्बलिंग जो होता है इसमें जैसे कि रम्मी खेलना, प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स खेलना, लूडो जो खेला जा रहा है, ये सारी चीजें होती हैं गैम्बलिंग में। ओके, तो ऑनलाइन गेमिंग जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, अभी अगर हम कुछ टाइम में बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है उसमें 38% जो है वो ऑनलाइन गेमिंग में देखने को मिल रही है और एक सनराइज इंडस्ट्री के रूप में सामने आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि सनराइज इंडस्ट्री क्या होता है। सनराइज मतलब सूरज उगना, सनराइज मतलब एक तरीके से सन मतलब सूर्य और राइज मतलब उगना। ओके, तो ऐसी इंडस्ट्री जो बिल्कुल न्यू है और बिल्कुल बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। तो ये ऑनलाइन गेमिंग जो है ना वो एक सनराइज इंडस्ट्री है और काफ़ी तेजी से जो है ये डेवलप हो रही है। हमारे इंडिया में 400 से भी ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं और उसको खेलने वाले उन गेम्स को 420 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स हैं। चाइना के बाद में सेकंड नंबर पर इंडिया आता है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया जो है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के, इसीलिए इंडिया में टारगेट किया जा रहा है। एक तो आप देखिए ऑनलाइन गेमिंग बढ़ने का रीजन क्या है कि एक तो देखो लोगों के पास में, बच्चों के पास में स्मार्टफोन, टैबलेट ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कोविड के बाद में अगर हम देखें तो इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। यंगस्टर्स जनरेशन जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, वो इसकी तरफ काफ़ी इन्फ्लुएंस भी होती है और इसमें काफ़ी हायर डिस्पोजेबल इनकम देखने को मिलती है। इंटरनेट डाटा जो है वो इनएक्सपेंसिव है, मतलब एक्सपेंसिव डाटा नहीं है, तो कोई भी जो है उसको यूज़ कर लेता है और स्मार्टफोन का यूज़ बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे इंडिया में यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है ऑनलाइन गेमिंग की तरफ। लेकिन देखो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू होते हैं, जैसे कि एडिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ में जो प्राइवेसी है उसका भी ब्रीच देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके जो डाटा है वो शेयर इससे के थ्रू हो सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम देखें तो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से थ्रेट, जैसे कि पबजी जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट हुई। तो ये कुछ इशू हैं और काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स जो हैं, जब भी आप इस ऑनलाइन गेमिंग का आपने ऐड देखा होगा तो वो आप बोलते होगे, देखा होगा कि ये सारे के सारे गेम जो हैं वो जोखिम के अधीन हैं और इसके लिए आप खुद क्या हो, एप्लीकेबल हो, मतलब खुद जो है वो आप इसके लिए एक तरीके से मतलब खुद जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल आप जो है वो खुद हो। तो इस तरीके के ऐड जो हैं वो आपने देखे होंगे गेम्स में। तो इस तरीके से जब देखो बहुत सारा यंगस्टर जब इसकी तरफ इन्फ्लुएंस होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे ना तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो सुसाइड के बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। तो इस तरीके के जो गेम हैं उनके एक रिस्ट्रिक्टेड मोड में रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में जो है इनका एप्लीकेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। देखो 2019 के टाइम में जब लोकसभा इलेक्शन का एक तरीके से प्रचार किया जा रहा होगा तो कर्नाटका में एक स्पीच के टाइम में राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मोदी कम्युनिटी जो है उसके जो मैक्सिमम जिनका मोदी सरनेम होता है वो एक तरीके से देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर के एक पिटीशन जो है वो डाली गई और सूरत कोर्ट जो है उन्होंने ऑर्डर पास किया है, उनको 2 साल की जो है वो जेल टर्म, 2 ईयर जेल टर्म जो है वो राहुल गांधी को दी गई है इस डेफमेशन केस में, क्योंकि उन्होंने बोला कि पूरी मोदी कम्युनिटी जो है उनको यहाँ पर एक तरीके से उनकी निंदा जो है वो यहाँ पर की गई है और पूरी मोदी कम्युनिटी जो है वो इससे इफेक्ट हो रही है उनके स्टेटमेंट से। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो है एक एमपी की जो मेंबरशिप है वो यहाँ पर क्वेश्चनेबल हो जाती है और सूरत कोर्ट ने 1 मंथ का जो है यहाँ पर उनको दिया है कि जो भी ये जो 2 ईयर की जेल टर्म दी गई है इस टाइम में वो जो है वो हायर कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं। 1 मंथ के बाद में अगर हाई कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई नहीं होती है तो ये 2 ईयर जेल टर्म जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन, ये जो है एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन, ये टर्म जो है इसकी वजह से न्यूज़ में आ जाती है। तो इसको लेकर के हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। देखो कोई भी एमपी या एमएलए उसका डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसके बारे एमपी के बारे में आर्टिकल 102 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसमें एक बात बोली जाती है आर्टिकल 102 में कि कोई भी पर्सन जो है वो एमपी का इलेक्शन कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर नहीं लड़ सकता। एक तो अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसने गेन कर रखा हो, दूसरा
अगर उसका माइंड ऑफ स्टेट जो है वो क्लियरली नहीं लगता है, मतलब अनसाउंड फील होता है। तीसरा अगर हम बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया जो है अगर वो नहीं है तो भी एमपी का इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकता है। ओके, तो ये बातें बताई गई है 102 में। इसके अलावा 102 में ये भी बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है वो टाइम टू टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के कुछ कंडीशन डिसाइड करती है, कुछ लॉ बना सकती है, मतलब पार्लियामेंट के लॉ को भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। तो एक तो जो सिटिंग मेंबर्स होते हैं, मतलब कोई ये तो एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर एमपी बन गई तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इन बेसिस पर हो सकता है कि एक तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो उन्होंने गेन कर रखा हो, तो उसके बेसिस पर कि उनकी मेंबरशिप जो है वो रद्द की जा सकती है। एक अगर हम देखें तो अगर मान लो किसी मामले में जो है उनको पनिशमेंट दी गई हो, 2 साल या उससे ज़्यादा जो है उनको पनिशमेंट अगर दी जाती है, तो ये बात बोली गई है आरपीए एक्ट 1951 में। आरपीए एक्ट 1951 लॉ बनाया गया और इसमें ये बात रखी गई है कि अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 2 साल या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट होती है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और डिस्क्वालीफाई जो है, एक तो उनकी कंप्लीट जो पनिशमेंट कंप्लीट हो इतने टाइम के लिए, फिर प्लस में 6 ईयर जो है इसके लिए जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो सिटिंग मेंबर्स हैं उनके लिए एक एक्सेप्शन रखा गया है यहाँ पर कि सिटिंग मेंबर जो है उनको 3 मंथ दिए जाते हैं और 3 मंथ में जो है उनको हायर कोर्ट में अपील करनी होती है और अपील के अकॉर्डिंग जो है उनके ऊपर कुछ स्टे लगाया जाता है, मतलब पनिशमेंट में जो है वो कुछ स्टे लगाया जाता है। सीधी सी बात आप ये समझिए कि अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है पनिशमेंट दी जाती है और 2 साल या उससे ज़्यादा की उनको जेल होती है, तो उनके ऊपर जो है वो क्या लगेगा, उनकी मेंबरशिप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। लेकिन उनको कुछ छूट दी गई है कि कुछ टाइम के लिए वो क्या कर सकते हैं, अपील के लिए उनको टाइम दिया गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि मतलब एक्सेप्शन तो दे दिया उनको कुछ टाइम के लिए, लेकिन 2013 में केस हुआ था। उस 2013 में अभी हमने देखा ना एक्सेप्शन 3 मंथ्स का एक्सेप्शन दिया गया है, लेकिन 2013 में लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लॉ मेकर जो है उनके ऊपर जो है वो इंस्टेंट जो है वो रिजल्ट होना चाहिए, मतलब पनिशमेंट दी गई और इंस्टेंट जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। ओके, तो इसके बेसिस पर तो ये माना जा रहा है कि इनको जो है इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। और वायनाड से जो है वो प्रेजेंट टाइम में केरला में वायनाड से ये एमपी है। ओके, तो अब ये जो टर्म है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये न्यूज़ में है, तो इसके बारे में हमने बेसिक बातें जो हैं वो डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर के है। यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने 1645 करोड़ का लिंक्ड इंसेंटिव, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो लॉन्च किया है। इतना मनी इन्वेस्ट करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि इंडिया ही इन्वेस्ट कर रहा है, इसके अलावा यूएस जो है वो भी अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है कि सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है, मतलब जो भी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स जिसको हम फैब्स के नाम से जानते हैं, जिसमें जो सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको मिला करके चिप बनाई जाती है और फिर ये चिप जो है जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनमें इनपुट होता है। तो इन डिवाइसेस का जो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडिया में ही हो। यूएस चाहता है हमारे यहाँ पर हो ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी कम हो सके। वैसे हमारे इंडिया में इस तरीके की फैब्रिकेशन यूनिट जो है वो अभी एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि जल्द ही जो है वो हम इस तरीके की यूनिट एस्टेब्लिश कर लेंगे। अब देखो, इस आर्टिकल में क्लियरली ये बात बोली गई है कि अगर हम बात करें इस आर्टिकल में ये बात बोला गया है कि अगर हम इस बात के ऊपर फोकस करें कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो इंजीनियर्स देखने को मिलते हैं वो हमारे इंडिया के इंजीनियर्स हैं। तो अगर इंडिया में ही ये इंडस्ट्री डेवलप होती है तो हमारा जो यूथ है, जो स्किल्ड इंजीनियर्स हमारे पास में हैं, उनका यहीं पर यूटिलाइजेशन होगा और इंडिया जो है इस सेक्टर में ग्रोथ भी करेगा। और इंडिया के लिए तो ये बेसिक पॉइंट रखा भी जाता है कि इंडिया जो है अगर इस सेक्टर में अपने आप को एस्टेब्लिश करता है तो काफ़ी अच्छे लेवल पर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो हम शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2047 तक हमने टारगेट रखा है,
उन टारगेट को हम इजीली अचीव कर पाएंगे। इंडिया हर सेक्टर में फोकस कर रहा है, हर सेक्टर में अपने प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम इसीलिए इंडिया ने लॉन्च किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम अपने लेवल पर ही फोकस रह सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने अपने कुछ डाटा रखे हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के कि अभी क्या होता है कि ये जो भी वर्कर्स होते हैं, जैसे कि मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट जो है वो 2013 में लाया गया और उसमें ये बोला गया कि मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है वो उसको एक क्राइम के रूप में रखा गया कि इस तरीके से अगर पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें डेथ रेट ज़्यादा देखने को मिलती है, और डेथ रेट जब ज़्यादा देखने को मिलती है तो बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारी सोसाइटी जो है उससे इफेक्ट होती है। तो यहाँ पर कुछ डाटा रखे गए हैं कि 1993 से 1035 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें से 836 विक्टिम जो है उनको फुल कंपनसेशन दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो यहाँ पर मैकेनाइज्ड प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ पर उनके ऊपर केस भी रजिस्टर करवाए गए हैं, FIR भी, लेकिन एक कन्विक्शन जो है वो इसमें देखने को मिली है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो केसेस तो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने नमस्ते स्कीम लॉन्च की। नमस्ते स्कीम मतलब नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसमें 350 करोड़ रुपीस हम खर्च करेंगे और मैकेनाइज सिस्टम के थ्रू जो भी होल्स हैं, जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसकी क्लीनिंग की जाएगी, और इसकी वजह से जो इशू है इस तरीके की डेथ रेट जो है वो काफ़ी कम होगी, प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलेंगी। ओके, तो नमस्ते स्कीम जो है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि यूपी में एक सारस क्रेन देखने को मिला। एक पर्सन के घर पर जो है ये सारस क्रेन था, और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो उसको देखने के लिए आते हैं। उसके बाद में सारस क्रेन को यहाँ से उठाया जाता है, बर्ड सेंचुरी में भेज दिया जाता है, और वहाँ से सारस क्रेन जो है वो मिसिंग है। अब न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये यूपी का स्टेट बर्ड है, तो जो भी स्टूडेंट्स यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि UPPCS में जो भी स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, स्टेट एनिमल, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये सारस क्रेन वहाँ का स्टेट बर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और UPSC में मैं मान लो ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया क्योंकि न्यूज़ में है, और इस तरीके से पहले शायद कोई बर्ड था जो किसी स्टेट का बर्ड था और वो न्यूज़ में बना हुआ था, तो उसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया था, तो सारस क्रेन को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।